Hello and welcome to the channel Shining Star Always with you. We'll see the explanation of international organizations. For CBSE students, this is now called as United Nations and its organizations. First of all, you can see here a world map, not a world map exactly, it is a UN logo. And sometimes in paper it is asked what this UN logo symbolizes. So you have to say that this emblem actually has a world map in it that is surrounded by these two olive branches which actually signifies world पीस यानी कि विश्व शांति। बीच में एक वर्ल्ड मैप है, साइड में ऑलिव के ब्रांचेस हैं जिससे कि क्या सिंबलाइज क्या दिखता है, विश्व शांति, जो कि क्या दिखाता है, विश्व शांति। नाउ इज व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों है। देखो, पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ये बड़ा ही इनइफेक्टिव है, यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी ही इनइफेक्टिव हैं। क्यों है, इसका ये एग्जाम्पल देता है ये दो कार्टून्स ये दिखा रहे हैं कि जब जून 2006 में इसराइल ने लेबनान पर ये कह करके अटैक किया कि यहाँ का जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, इसको हमें कंट्रोल करना है, तो काफ़ी बम्बार्डिंग की गई लेबनान में। हिजबुल्ला बेसिकली जैसे अलकायदा तालिबान है, वैसे एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला भी है। इसराइल बम्बार्डिंग की वजह से काफ़ी सारे आम नागरिक मारे गए थे और काफ़ी सारी पब्लिक बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया भी इसराइली बम्बार्डमेंट के अंडर आ गई थी, इसराइली बॉम्बिंग के अंडर आ गई थी। यूएन रेजोल्यूशन कब पास करता है, अगस्त में, और इसराइल आर्मी वहाँ से हटती कब है, अक्टूबर में। तो इस चीज़ का तुम ध्यान करो कि इसराइल ने जून से अपना एक्शन चालू कर दिया था। पहले तो यूएन रेजोल्यूशन ही अगस्त में पास करता है, लेट पास करता है, उसके बावजूद भी इसराइल की आर्मी वहाँ से हटती नहीं है, वो अक्टूबर में हटती है। तो ये एक इनइफेक्टिवनेस दिखाता है यूएन की। ठीक है, पहला आप ये कार्टून देख रहे हैं, इसमें इसराइली बम्बार्डमेंट हो रही है, यूएन के लोगो पड़े हैं, सारी पीस गई तेल लेने, यानी कि कुछ पीस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी जगह पर आप यूएन के सेक्रेटरी जनरल देख रहे हैं जो लेबनान का रेजोल्यूशन लेके आए हैं ताकि कि शांति हो। पहले उन्हें खुद को ही अपना एक सेफ्टी गार्ड लेके आना पड़ रहा है। ये देखो अटैक्स तुम साइड में देख रहे होगे। सो ये दो कार्टून्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजरायली आर्मी ने जब अटैक किया तो यूएन कितना इनइफेक्टिव था। ये तो हो गई एक साइड। वहीं दूसरी साइड कुछ लोग ये कहते हैं कि यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और उनकी आंखों में मनुष्यता, मानवता, शांति, प्रोग्रेस, पीस, ह्यूमैनिटी उसका एक सिंबल है। इसी के डिफेंस में, यूएन के डिफेंस में, यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि यूएन जो है वो क्रिएट किया गया था ताकि मनुष्यता यानी कि ह्यूमैनिटी को नरक से बचाया जाए, ना कि इसको स्वर्ग तक ले जाया जाए। मतलब कि ये कोशिश की जाए कि जितनी भी मनुष्यता है उसको, उस पर कोई आंच ना आने दी जाए। देन शशि थरूर कहते हैं कि टॉकिंग शॉप, की यूएन क्या एक टॉकिंग शॉप है। हाँ, टॉकिंग शॉप मेनली कॉलोनीज में कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर बैठ कर के लोग बातचीत करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि टॉकिंग शॉप, पहले पूछते हैं फिर कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पर खूब सारी मीटिंग्स और स्पीचेस होती हैं यूएन में, स्पेशली तब जब जनरल असेंबली का एनुअल सेशन होता है। जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी कि जॉ मतलब बातचीत बेटर है कि उस चीज़ से, किस चीज़ से, लड़ाई संग्रामों से, यानी कि लड़ाई, हथियारों वाली लड़ाई से बातचीत बेहतर है। क्या ये बेटर नहीं है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें और एक दूसरे से बातचीत में लड़ाई करके मुद्दे सुलझाए जाएं, ना कि युद्ध पर जाकर के हथियारों से एक दूसरे को मार धाड़ करके मुद्दे सुलझाए जाएं। तो ये चीज़ शशि थरूर कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून है मुन्नी का, वो कहती हैं दैट्स व्हाट दे से अबाउट द पार्लियामेंट टू अ टॉकिंग शॉप, कि पार्लियामेंट भी फिर इसका मतलब टॉकिंग शॉप है, यानी कि हमें टॉकिंग शॉप्स चाहिए। यार देखो, टॉकिंग शॉप का नाम ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बातचीत हो, मुद्दे सुलझाए जाएँ, कोऑपरेशन हो, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे तो ऐसे ही होते हैं जो कि बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं और
काफ़ी सारे मुद्दों पर कॉपरेशन की ज़रूरत होती है. सो वी नीड सच प्लेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स. देन ये जो 2 कोट्स हैं शशि थरूर के और सेकंड सेक्रेटरी जनरल के, ये दिखाते हैं कि यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर चीज़ का आंसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है. ये कोशिश करती हैं कि हम अपने मुद्दे वगैरह सुलझाएं. सारी कंट्रीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लड़ाइयाँ करने लग जाएं. हमें एक साथ बैठना चाहिए, पीसफुल सोल्यूशन लाना चाहिए. देन ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई सुपर स्टेट नहीं है. यानी कि जैसे अब इंडिया है, इंडिया का एग्जाम्पल लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक यूँ कहें कि अथॉरिटी है जिसको कि हम सभी को मानना होता है. एज अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, हमें इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा. लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है. इंटरनेशनल के आगे गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाया जाता यूएन के आगे? इस वजह से नहीं लगाया जाता क्योंकि इसको उसके मेंबर्स ने पहली बात तो क्रिएट किया है. जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ है वो अग्री किया है कि हाँ हमें ये ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और इसके मेंबर्स ही इसको सपोर्ट करते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन तब तक ही है जब तक इसके मेंबर अग्री किए हुए हैं कि हाँ ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए. इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी कंट्री पर. ये बातचीत का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है, कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है. लेकिन अगर इसने किसी को, कई बार ऐसा होता है यूएन में कुछ वर्डिक्ट दी जाती है, कुछ फैसले दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कंट्रीज उसको मानती नहीं हैं. तो हम जो कंट्रीज हैं वो ओब्लाइज्ड नहीं है कि वो उस चीज़ को माने ही माने. That's what it's international organization, not a international government. Then international organization दूसरी तरह से भी हेल्पफुल है. पहली हेल्पफुल तो हमने ये देखी कि मुद्दे सुलझाना. दूसरी तरह से हेल्पफुल होने का मतलब है कि कोऑपरेशन करना. काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे CFCs है, पोल्यूशन है. ये कोई एक कंट्री तो कर नहीं रही. तो अगर एक कंट्री नहीं कर रही, तो अगर एक कंट्री बंद भी कर देगी तो ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म नहीं हो जाएगा. सारी कंट्रीज़ को मिलकर के ये कोशिश करनी होगी कि सभी कंट्रीज़ ये चीज़ें, ये मेथड्स अपनाएं कि CFCs कम करें, देन पोल्यूशन कम करें, तभी ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. तो ये चीज़ें कॉपरेशन चाहती हैं. और नेशंस और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है इन नेशंस को, ताकि ये लोग अच्छा कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ. ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैकेनिज्म्स, रूल्स और ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड कराती है ताकि उसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं कॉन्फिडेंट हो सके कि सारे बेनिफिट्स, बर्डन्स जो हैं कॉपरेशन के, ये इक्वली शेयर होंगे और कोई भी रूल तोड़ेगा नहीं, सब लोग जस्टली रूल को फॉलो करेंगे. तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का काम करती है. ये बात हो गई एक. लेकिन अब ये बात है कि जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो यूएन का कहीं ना कहीं हम यूएन को एक डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं. क्यों? देखो, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स अकेली विक्टोरियस पावर जो है बन गई. पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. तो अब ये चीज़ देखने की है कि क्या यूएन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है कि हम लोग डायलॉग और डिस्कशन कर सके यूएस से. और क्या यूएन ये कोशिश कर सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको चेक कर सके, है ना? कि मतलब कि जिस एरिया में अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है उसको यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं सुधार सके, कुछ प्रेशर बना सके और ये कोशिश कर सके यूनाइटेड नेशंस की यूएस के साथ कुछ डायलॉग कर सके. तो यही चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोल्ड वॉर के बाद भी यूएन का कुछ रेलेवेंस है या फिर यूएस अपनी ही मनमानी करेगा. ये देखो यार, साइड में एक टाइमलाइन दे रखी है और कहीं ना कहीं तुम एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे इसमें इंडिया जॉइंस यूएन वाली डेट तुम याद कर सकते हो, यूएन वॉज फाउंडेड वाली, ये जो 2 डेट्स हैं ये तुम याद कर सकते हो और अपने आंसर में तुम लिख सकते हो. ठीक है. Then is evolution of UN. What I feel is I should continue it in the next part
क्योंकि यही काफ़ी हैवी हो गया है. एंड if you want the explanation of whole chapter, you can go to the description box and can click the link for the whole chapter. तब तक के लिए stay tuned and I'll upload further parts in few days. So thank you for watching it. Stay tuned for more.